नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक वॉइस न्यूज़ चैनल आपके बीच हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है। इस बार जो पूरे राज्य में परिचर्चा का विषय है मंत्रिमंडल को लेके, साथ ही राजनीति को लेकर क्या मानसिकता लोगों के अंदर चल रही, उसको लेकर आज हमने एक छोटी सी परिचर्चा रखी है, जिसमें हमारे मेहमान हैं अक्षय जी भट्ट, दैनिक भास्कर संवाददाता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही धर्मेंद्र पंचाल भी हमारे बीच साथ में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। और साथ ही भाजपा थानला मंडल के अध्यक्ष रोहित जी बैरागी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की परिचर्चा शुरू करते हैं। आप सभी की इजाज़त हो जाए आज की परिचर्चा शुरू करने को लेकर। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं हमारे वरिष्ठ भाई अक्षय जी भट्ट से पूछना चाहूँगा कि इस बार लोकसभा का यदि देखा जाए तो झाबुआ रतलाम लोकसभा से जो मंत्री परिषद बनाया गया है मोहन जी यादव का, उसमें रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर से कैबिनेट मंत्री चुने गए। एक बड़ा दर्जा मिला है इस क्षेत्र को। किस तरह से आप देखते हैं अक्षय भैया? सर्वप्रथम पब्लिक वॉइस न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन और आपका आभार जो आपने मुझे आज यहाँ इस परिचर्चा में शामिल किया। आपका प्रश्न है कि लोकसभा क्षेत्र से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, तो ये तो एक पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर इसके मायने लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, क्योंकि झाबुआ रतलाम की जो सीट है वो उस पर अधिकतर समय जो है कांग्रेस का कब्जा रहा है। अधिकतर जो सांसद जो हैं वो कांग्रेस के रहे हैं। एक बार दिलीप सिंह भूरिया भाजपा से जीते हैं और उसके बाद अभी ये गुमान सिंह डामोर जो है ये भाजपा से निर्वाचित हुए हैं। तो उसी चुनौती को मानकर मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा ने जो है उसी चुनौती को ध्यान में रखकर जो है इस लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिलों से अपनी कैबिनेट में डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिनिधित्व दिया है। और कहीं ना कहीं इसको ये लोकसभा चुनाव पे इसका काफ़ी असर पड़ने की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। धर्मेंद्र जी, आपसे एक प्रश्न है कि भाजपा के पास और भी कई सीनियर विधायक थे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा और विधायक है जो इस मंत्रिमंडल में उसको लिया जा सकता था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 163 लोग जीत के आए हैं उसमें काफ़ी वरिष्ठ लोग भी हैं, अनुभवी भी हैं, जिनको इस बार मंत्रिमंडल से दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल की जो संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित 35 हो सकती है, तो उसकी एक अपनी मर्यादा है। 28 लोगों ने अभी शपथ ले ली है, 2 पहले डिप्टी सीएम बने हैं, 1 सीएम बने हैं। तो इस तरीके से लगभग तो पूरा खाका तैयार हो गया है। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जैसे कई वरिष्ठ लोग हैं जिनको दरकिनार कर दिया गया है। तो वो पार्टी का एक अपना रणनीति होती है, उसके तहत ये सब काम होते हैं। कई क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, जातीय समीकरण होते हैं, फिर लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसको ध्यान में रखकर भी इस तरीके की बातें होती है। तो जो मोहन मंत्रिमंडल है उसको जो मैं एनालाइज करता हूँ उसमें 4 तरीके के फैक्टर सामने आते हैं। पहला तो ये है कि सिंधिया का ख्याल रखा गया है, शिवराज को दरकिनार किया गया है। आप देखिए, सिंधिया खेमे के ये शिवराज कैबिनेट में 11 मंत्री थे, लेकिन इस बार सिंधिया खेमे से 4 मंत्री आए। गोविंद राजपूत हो गए, तुलसी सिलावट, डेंजल सिंह कसाना हो गए आपके, और प्रद्युमन सिंह तोमर। ये 4 कैबिनेट में सिंधिया समर्थकों को लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण है उसकी यदि अपन बात करें तो लगभग 43% ओबीसी को लिया गया है। इसका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, साथ में 13 मंत्री ओबीसी हैं। चूँकि कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो ओबीसी वाला कार्ड यहाँ खेला था, जातिगत जनगणना वाला, उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा पहले से सतर्क है और इस तरीके के फैसले अभी भी कर रही है। उसके अलावा आप जनरल के लगभग 6 लोगों को लिया गया है, एसटी के 5 लोगों को लिया गया है, एससी के भी 4 लोगों को लिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक संतुलित मंत्रिमंडल है। अनुभवी के साथ में युवाओं को भी मौका दिया गया है। कहीं ना कहीं भाजपा ने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है, ऐसे हमारे पत्रकार धर्मेंद्र जी का कहना है। रोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाजपा नया प्रयोग कर रही है। आपने देखा है कि राजस्थान की यदि बात करें तो जो पहली बार विधायक बने भजन लाल जी शर्मा, उनको
मुख्यमंत्री बना दिया गया। यहाँ पर डॉक्टर मोहन जी यादव को भी इसका आभास नहीं था कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मंत्रिमंडल जो है उसमें भी नए चेहरे बिल्कुल आए हैं और बड़ा दायित्व दिया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम पब्लिक वॉइस को नमस्कार, सारे दर्शकों को प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारी पार्टी में एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद हावी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रयोग हमेशा करती रहती है और वो हमारे भजन लाल जी शर्मा जो राजस्थान प्रदेश के महामंत्री थे, अच्छे लीडर हैं और उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। अक्षय भैया, निर्मला भूरिया है और नागर सिंह चौहान, इन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। अभी उनके विभाग नहीं दिए गए हैं। क्या लगता है आपको, कौन सा विभाग इनको दिया जा सकता है? ये तो विभाग का मामला तो एक तो मुख्यमंत्री के स्वविवेक का मामला है, और फिर जो काबिलियत विधायकों की होती है या मंत्रियों की जो काबिलियत होती है उनको देख के उनके विभागों का बंटवारा होता है। उस पर अपन कोई कयास तो नहीं लगा सकते हैं, पर फिर भी निर्मला भूरिया एक वरिष्ठ विधायक है। 5वीं बार चुनी गई हैं विधानसभा के लिए, और पिछले जब ये विधायक थी तब एक राज्य मंत्री का प्रभार भी इनको दिया गया था साल भर के लिए। आखिरी में इनको मंत्री बनाया था, शिवराज जी की कैबिनेट में उनको मंत्री पद मिला था, और काफ़ी अनुभवी हैं, राजनीतिक अनुभव भी काफ़ी लंबा है उनका। तो मैं सोचता हूँ कि स्वाभाविक है उनको कोई अच्छा और मजबूत विभाग ही मिलेगा। और फिर रही बात अपना जो जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है, तो उसको देखते हुए आदिम जाति कल्याण मंत्री की अपेक्षा अपन कर सकते हैं, और संभावना भी जता सकते हैं कि हो सकता है उनको आदिम जाति कल्याण विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिले, क्योंकि आदिवासी अंचल से आती हैं। और नागर सिंह चौहान जो है युवा विधायक हैं, वो भी 4थी बार शायद चुने गए हैं विधानसभा के लिए, और युवा विधायक हैं, जोश से भरपूर हैं। अब उनको भी कौन सा विभाग मिलता है ये देखने वाली बात है, पर उनको भी कोई अच्छा ही विभाग मिलेगा ऐसी मुझे लगता है कि उनको भी उनकी योग्यता के अनुसार विभाग मिलना चाहिए। इसलिए अपन कोई विशेष कयास तो नहीं लगा सकते कि क्या मिलना चाहिए, पर हाँ ये कह सकते हैं कि महिला है और ये युवा हैं, उसके हिसाब से उनको, और पढ़े लिखे भी हैं, तो उस वजह से उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको विभाग आवंटित हो। उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें विभाग आवंटित किए जा सकते हैं, ऐसे हमारे बबलू जी का कहना है। रोहित जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि निर्मला जी भूरिया जो पूर्व में राज्य मंत्री भी रही हैं, उन्हें भी कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। क्या लगता है आपको, पूर्व में जब राज्य मंत्री थी, कोई बड़ी उपलब्धि है क्या उनकी? निश्चित निर्मला जी की बहुत उपलब्धि है। आदरणीय दिलीप सिंह जी भूरिया की बहुत सारी उपलब्धि है यहाँ पर। और निर्मला जी भूरिया जब पेटलावाद में उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। 5 बार की एमएलए 5वीं बार चुनाव जीते हैं, और निश्चित हमारे क्षेत्र का और ज़िले का बहुत अच्छा विकास होगा। धर्मेंद्र जी, निर्मला भूरिया और नागर सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। लोकसभा चुनाव होने हैं, अप्रैल मई के समथिंग उसकी संभावना है। क्या लगता है इन दो चेहरों में से एक, निर्मला भूरिया या नागर सिंह चौहान को सांसद के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है, या वही गुमान सिंह डामोर को ही पार्टी विश्वास करेगी? कि ये भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जितने भी कयास हम लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन अंततः फैसला जो उनका हाईकमान है वही करेगा। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री झाबुआ में भी दिया है, अलीराजपुर में भी दिया है, तो निश्चित रूप से मुझे जो रणनीति दिखाई देती है उसमें यह है कि कांतिलाल भूरिया जो यहाँ पे कद्दावर कांग्रेसी नेता हैं, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुछ सोच रही है। इसीलिए इतने महत्वपूर्ण विभाग भी, कैबिनेट स्तर के पद यहाँ पर दिए गए हैं। आप सोचिए कि जहाँ नर्मदापुरम में 11 में से 9 विधायक चुन के आते हैं, वहाँ पर एक भी मंत्री नहीं है, और यहाँ पर 8 में से जो 5 जीते थे, और आदिवासी बहुल इलाका है, इसलिए यहाँ पर 3-3 कैबिनेट स्तर के, रतलाम में चेतन कश्यप है, झाबुआ में निर्मला दीदी है, आपके युवा जो नेतृत्व के धनी हैं नागर सिंह जी अलीराजपुर से हैं। तो इस तरीके से बनाया गया है। पार्टी कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई रणनीति अपना रही है। हो सकता है गुमान सिंह डामोर ही रिपीट हो, या ये भी हो सकता है कि कोई नया चेहरा आ जाए। आदिवासी अंचल में युवा नेतृत्व के रूप में नागर सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाना कहीं ना कहीं मुझे एक खटका जरूर है कि वह एक बड़े लीडर के तौर पर मध्य प्रदेश में उभरेंगे। क्योंकि आप देखिए, फगन सिंह कुलस्ते और ओम प्रकाश ध्रुवे के क्षेत्र में से उन्हें नहीं बनाया गया, लेकिन वहाँ पर संपत या उइके
को नया नेतृत्व के रूप में उभारा गया है, उनको भी कैबिनेट का मंत्री बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा अब पीढ़ी परिवर्तन की ओर है। तो आदिवासी जो नेता पुराने हैं, जो लगभग 2003 से या उसके पहले के जो लोग रहे हैं, तो उन लोगों से अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे किनारा कहीं ना कहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। रोहित जी, आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में 163 पे भाजपा ने जीत दर्ज की है, काफ़ी अच्छी जीत है। तो क्या लगता है ये जो जीत हुई है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इसको देखा यहाँ की जनता ने, या शिवराज सिंह जी चौहान के चेहरे को देखकर लोगों ने वोट दिया, और लोकसभा में इसका क्या प्रभाव देखते हैं आप? आदरणीय, जब हमारा पार्टी का एक नारा ही था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, और निश्चित शिवराज सिंह जी की जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी, दोनों को देखकर प्रचंड जीत हुई है। कहीं न कहीं आज भी लोग मामा को याद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? आदरणीय शिवराज जी ने इस मध्य प्रदेश की जनता को अपना भगवान माना था, और लगभग मुझे ऐसा ज्ञात है कि उन्होंने 230 विधानसभा का दौरा कर चुके थे। एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ शिवराज जी ने गए। और शिवराज जी की एक जो भाषा शैली थी, उससे पब्लिक में उनमें आत्मीयता लगा हो गई थी। एक जो मामा भांजे का एक जो रिश्ता बना लिया था 18 साल में, निश्चित इस बीमारू राज्य से उठाकर मध्य प्रदेश को आज एक विकसित प्रदेश के रूप में शिवराज जी ने विकसित किया है। और शिवराज जी और मोदी जी दोनों के नेतृत्व में हमने निश्चित प्रचंड जीत की है। आप मानते हैं कि उनकी बड़ी उपलब्धि रही है, विधानसभा चुनाव में उनका फैक्टर ज़्यादा चला है, तो उन्हें अचानक दरकिनार कर दिया गया, कैसा कहते हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहें? ये आप मीडिया वाले बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। शिवराज जी आज भी हमारे वरिष्ठ नेता है और आगे भी रहेंगे। निश्चित हो सकता है उनको और बड़ी जवाबदारी देंगे। अक्षय जी, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा, इनकी क्या भूमिका लग रही है आपको? तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, और इनका शीर्ष नेतृत्व है, वो उनके भविष्य में फैसला करेगा कि उनको किस भूमिका में ले जाना है। दोनों को काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, और प्रदेश में दोनों अपने अपने प्रदेशों में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। काफ़ी समय तक उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही वो फैसला कर सकती है। उनका जनता ने तो उनके पक्ष में फैसला दिया था, पर पार्टी नेतृत्व को लगा कि नहीं, नेतृत्व पीढ़ी परिवर्तन करना चाहिए, नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, तो उन्होंने किया। ऐसे ही अब इन दोनों के भविष्य के बारे में भी पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व इनका जो भी है वो फैसला करेगा कि इनको किस भूमिका में रखना है। तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस तरह से अक्षय जी ने बताया है कि पार्टी जो भी निर्णय ले वो सर्वोपरि होता है। धर्मेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाजपा के साथ साथ कांग्रेस में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष जो कमलनाथ जी थे, उनके स्थान पर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगारे को। इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो बदलाव कांग्रेस ने चुनाव के बाद किया है, यदि वह बदलाव चुनाव के पहले करती तो शायद आज परिणाम कुछ और होते। परंतु कांग्रेस के साथ एक समस्या ये है कि वो अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनका संगठन में जनाधार है, जो लोकप्रिय हैं, उनसे निकल नहीं पाती है। अभी भी आप देखिए, कमलनाथ जी ने कोई इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने जीतू पटवारी को अध्यक्ष मनोनीत कर दिया और बोला कि अब आप अपना काम देखें। उसी तरीके से उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो मेरा ये मानना है कि जो परिवर्तन अभी हुआ, ये यदि विधानसभा चुनाव के पहले होता तो शायद परिणाम दूसरे होते। परंतु कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व को मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस ने आगे किया है, तो लोकसभा में उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। रोहित जी, लोकसभा चुनाव आने हैं, कहीं ना कहीं पार्टी ने जो विधानसभा में परिवर्तन किया है या चौंकाने वाले फैसले किए हैं, ऐसे में सांसद गुमान सिंह डामर, जो कहीं न कहीं, जिनसे कहीं ना कहीं जनता नाराज़गी भी आपने देखी होगी, रतलाम क्षेत्र में उन्हें वापस आना पड़ा उल्टे पांव, कहीं ना कहीं विरोध हुआ था। मेघनगर की जनता से जब हमने जानना चाहा तो वहाँ पे जो उन्होंने पैदल ब्रिज बनाने की बात की थी, या कई ट्रेनें जो वहाँ रुक नहीं रही थी उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो सिर्फ निराधार रही। आज तक उनके द्वारा कोई ऐसी उपलब्धि देखने को नहीं मिली। तो क्या लगता है आपको, लोकसभा में उन्हें इस बार मौका मिलेगा, या फिर निर्मला भूरिया या नागर सिंह चौहान का नंबर लगेगा? भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल रहता है, और सभी कार्यकर्ता उसी को लेकर काम करते हैं। और हमारे सांसद गुमान सिंह जी डामर ने बहुत सारे कार्य किए हैं, उनकी बहुत सारी उपलब्धि है।
रतलाम जव्वा रेल लाइन जो कांग्रेस के समय में कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, वो योजना आज भी पूरी नहीं। इनकी 10 साल सरकार रही सेंट्रल में, उस समय पूरी नहीं। वो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में गुमान सिंह जी डामोर ने आज अलीराजपुर में रेल आ चुकी है, अलीराजपुर क्षेत्र में रेल आ चुकी है। और छोटा उदयपुर वाली जो रेल लाइन का काम उसका हो रहा है। और जो रही बात यह है तो ठीक है, इसके लिए हमारे सांसद जी प्रयास कर रहे हैं और आगे होगी, और जो काम बचे वो पूरे करेंगे। साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, धवल जी अरोड़ा, युवा मोर्चा के एक कद्दावर नेता है हमारे बीच में और संघ पृष्ठभूमि से भी आते हैं। हम उन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। धवल जी, जो नया मंत्रिमंडल बना है, जो भाजपा नया प्रयोग कर रही है, उसमें संघ को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, कोई नया प्रयोग नहीं है और संघ को भाजपा के प्रयोग में देखने का कोई वो है ही नहीं, क्योंकि संघ एक मात्र संस्था है और वहाँ से एक व्यक्तित्व निर्माण होता है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक दल है, तो स्वाभाविक है जिन संस्कारों को लेकर वो पले बड़े हैं, उस विचारधारा के दल के साथ उनका झुकाव रहेगा और वही जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, वही कार्यकर्ता भाजपा में दायित्ववान होते हैं या भाजपा की सक्रिय फ्रंट लाइन में मुख्य भूमिका में काम करते हैं। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, चूँकि संघ एक मात्र संस्था है और व्यक्तित्व निर्माण वहाँ पर होता है। धवल जी, देखा जाए अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ मध्य प्रदेश में, हमारे क्षेत्र की यदि बात करें तो जो लोकसभा क्षेत्र है झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, यहाँ से 3 कैबिनेट मंत्री लिए गए। इसको किस तरह से देखते हैं आप? बहुत ही अच्छी बात है। पहली बार झाबुआ, अलीराजपुर और इस पूरे क्षेत्र को विशेष महत्व मिला है। बीच में निर्मला जी को जरूर 6 महीने का एक कार्यकाल चिकित्सा राज्य मंत्री का मिला था और बाकी अगर 15 साल 20 साल के लंबे भाजपा के कार्यकाल को देखें तो अभी तक कोई मंत्री पद नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं एक तो निर्मला जी बहुत ही कद्दावर नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहली विधायक हैं, स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया की पुत्री भी हैं और वो सभी योग्यताओं पर खरी हैं जो एक इस क्षेत्र के लिए मंत्री प्रतिनिधित्व करने के लिए होना चाहिए। और स्त्री सशक्तिकरण की दृष्टि से देखें तो स्त्री सशक्तिकरण बिल पास हुआ है, आने वाले समय में और भी महिलाएं प्रत्याशी निर्वाचित होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से निर्मला दीदी को मंत्री पद पर सुशोभित होना वह एक बहुत अच्छी बात है, उपलब्धि है अंचल की, क्षेत्र की, और आदिवासी महिलाओं का बड़ा सम्मान है। नागर सिंह जी चौहान को यदि मंत्री पद मिला है तो वो आदिवासी युवाओं का सम्मान है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी युवा को वह भी कद्दावर नेता है मंत्री के रूप में दिया है। और आप देखिए पूरा झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम, इस पूरे संसदीय क्षेत्र को पहली बार मंत्री प्रतिनिधित्व मिला है। तो इस पूरे क्षेत्र का कहीं ना कहीं एक सर्वांगीण विकास निश्चित तौर पर इन आने वाले भविष्य में हम देख सकते हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे एक प्रश्न था। जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 4 से 5 बार उनका दिल्ली का दौरा रहा। क्या लगता है आपको कि रिमोट वाला मामला चल रहा है या कुछ और बात है? क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे आप? देखिए, अभी हाल फिलहाल के जो भी फैसले हैं जिस तरीके से भाजपा में दिखाई दे रहे हैं, तो वो शीर्ष नेतृत्व ही कर रहा है, ये सभी लोगों को दिखता भी है। तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर ही कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे और वो क्योंकि यहाँ पर इस बार बड़े कद्दावर नेता जीते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो सबके बीच में सामंजस्य बिठाना, किसको किस भूमिका में रखना है, ये शीर्ष नेतृत्व तय कर सकता है। मोहन जी भी पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काबिल है। ऐसा नहीं है कि कोई रिमोट से चलेगा वहाँ से, लेकिन जो फैसले होंगे वो दिल्ली से ही होंगे। धवल जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे है कि जिस तरह से भाजपा नया प्रयोग कर रही है, अगर देखा जाए तो 3 राज्य में जो भी परिवर्तन हुआ है, राजस्थान की बात करें तो जो एक बार विधायक बने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव को पता ही नहीं था और उन्हें भी मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या ऐसा परिवर्तन लोकसभा में देखने को मिलेगा? क्या पीएम का चेहरा कुछ नया देखने को मिलेगा या वही मोदी जी का ही चलेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं है। भाजपा क्या है, कैडर बेस्ड पार्टी है।
यहाँ पर कार्यकर्ता को खुद को पता नहीं रहता है कि कल उनकी जिम्मेदारी क्या मिलने वाली है। बस संगठन के द्वारा जो दायित्व दे दिया जाता है तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उस पर खरा उतरने का प्रयास करता है। तो उन्हीं सब विशेषताओं, ये भाजपा की नीति है या आप कहें कि भाजपा की परिपाटी है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, और सत्ता या संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण भूमिका में उनको उनके कार्य के अनुरूप स्थान दिया जा सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं। ये भाजपा का संस्कार कह दें आप इसको तो चलेगा। तो ये थी हमारी आज की डिबेट, जिसमें शामिल हुए थे धवल जी अरोड़ा, वरिष्ठ पत्रकार अक्षय जी भट्ट, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काफ़ी अच्छा अनुभव है, नॉलेज है, धर्मेंद्र जी पांचाल, और भाजपा के मंडल अध्यक्ष रोहित जी बैरागी। तो आपको ये डिबेट कैसी लगी, परिचर्चा कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।